एपोकैलिप्स आने से पहले तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तुम कौन सा चुनोगे? पहला, खाने पीने की अनलिमिटेड सप्लाई। दूसरा, एक गोल्डन डेजर्ट ईगल जिसमें इनफाइनाइट एमो हो। तीसरा, एक हेयर स्प्रे जो खत्म होने तक तुम्हें बेहद आकर्षक बना देता है। मुझे पहले से पता है 3 घंटे बाद फ्रोजन एपोकैलिप्स आने वाला है। इंसानों की रहने की हालत तेजी से खराब हो जाएगी, ज़ॉम्बी वायरस फैलने वाला है, कानून और व्यवस्था धीरे धीरे टूट जाएगी। एपोकैलिप्स में खाने की कमी ही सबसे बड़ा मुद्दा होती है। मैं बिना 1 सेकंड सोचे पहला ऑप्शन चुन लेता हूँ। सिलेक्शन कंफर्म्ड। होस्ट को अनलिमिटेड फूड सप्लाई मिल गई है। एकदम से मेरे अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, मुझे कोक दे दो, थोड़ी कम बर्फ के साथ, मुझे प्यास लगी है। और अगले ही पल मेरे हाथ में एक बर्फ जैसी ठंडी कोक आ जाती है। मैं अपनी खुशी को मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूँ। ये सच में हो रहा है। परफेक्ट। एपोकैलिप्स आ रहा है। अब सर्वाइवल के नियम बदलने वाले हैं। वो बदहाल दिन अब मुझे कभी नहीं झेलने पड़ेंगे। अब वक्त है अलग तरीके से जीने का। आज से मैं हर दिन बीफ खाऊंगा। सिस्टम, मुझे 10 और स्क्यूअर्स दे दो। मैं बीफ के स्क्यूअर्स खा ही रहा होता हूँ, तभी मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। मैंने ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। कुछ बातें साफ करनी है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तुम भी जानते हो और मैं भी, हम अब एक ही लेवल पर नहीं हैं। तुम सिर्फ 3000 महीने कमाने वाले एक वर्कर हो और मैं अब ग्रेजुएट स्टूडेंट बनने वाली हूँ। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे पता है ये क्रूर है और मुझे पता है कि तुमने इन सालों में मेरी पढ़ाई में सपोर्ट किया है, लेकिन मैंने भी अपनी जवानी के साल दिए हैं। अब हम बराबर हैं। अब मुझसे दोबारा संपर्क मत करना। यहीं सब खत्म होता है। मैं उन ठंडे बेरहम शब्दों को घूरता रह जाता हूँ। मेरे सीने में एक तेज चुभन होती है, फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। मैं हल्की सी ठंडी हंसी हंसता हूँ। हाँ, लूना, तुम्हें इसका पछतावा होगा। तभी सिस्टम फिर से आवाज करता है। होस्ट की सर्वाइवल सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम हर रात 12 बजे डेली चेक इन देगा। ऑप्शंस में हथियार, सामान, शारीरिक ताकत बढ़ाने वाली चीजें और भी बहुत कुछ हो सकता है। होस्ट हर दिन एक रिवॉर्ड चुन सकता है। पहली बार मुझे सच में एपोकैलिप्स का इंतजार है। पुरानी दुनिया में मैं कोई नहीं था, लेकिन आने वाली दुनिया में मैं सब कुछ बदल दूंगा। ये सोचकर मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठता हूँ और अपने किराए के कमरे की तरफ निकल जाता हूँ। लिफ्ट का इंतजार करते वक्त एक तिरस्कार भरी आवाज हवा को चीरती है। ओए वर्कर, पीछे हटो, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। मैं पीछे मुड़ता हूँ। ये सोफी है, बैंक यूनिफॉर्म में। उसने अपनी नाक पर हाथ रखा हुआ है और मुझे ऐसे घूर रही है जैसे मैं कोई गंदगी हूँ। सोफी मेरी पड़ोसी है। मैं 501 में रहता हूँ और वो अपने नए नवेले पति वेड के साथ 502 में। उनकी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। मैंने उसे उस दिन सफेद गाउन में देखा था। सच कहूं तो बेहद खूबसूरत, लगभग 90/100 लुक्स और फिगर के हिसाब से। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से तो कहीं ज्यादा। उसे अब देखते हुए मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सोफी भौहें सिकोड़ती है। उसका धैर्य साफ खत्म हो रहा है। ऐसे घूरते रहे तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। आज का दिन पहले ही खराब है, ऊपर से तुम्हारे जैसे इंसान के साथ खड़े रहना पड़े, किस्मत ही खराब है। उसका पति वेड एक कंपनी एग्जीक्यूटिव है। दोनों खुद को समाज का एलीट समझते हैं और मेरे जैसे वर्कर्स को दिल से नीचा समझते हैं। लिफ्ट आ जाती है। मैं अंदर चला जाता हूँ। सोफी साफ तौर पर अगली लिफ्ट का इंतजार करना चाहती है। दरवाजे बंद होने से ठीक पहले मैं ठंडे अंदाज में कहता हूँ, अगर भूख लगे तो आज रात मेरे पास आ जाना। जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, सोफी के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है और तुरंत ही गुस्से में बदल जाती है। ये खुद को समझता क्या है? इसके पास खाने के लिए जाऊं? पागल हो गया है क्या? अपने कमरे में वापस आकर मैं अलमारी खंगालने लगता हूँ। जमी हुई तबाही आने ही वाली है। मुझे पहले से डाउन जैकेट्स और मोटे कंबल निकालने होंगे। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। बाहर से सोफी की आवाज आती है। ओए वर्कर, बाहर आओ। अभी जो कहा उसका मतलब क्या था? छुपकर मत बैठो, मुझे पता है तुम अंदर हो। शोर सुनकर उसका पति वेड भी बाहर आता है। सोफी, क्या हुआ? तुम उस वर्कर के दरवाजे पर क्यों चिल्ला रही हो? सोफी गुस्से में कहती है, इस घटिया आदमी ने मुझ पर लाइन मारी है। मैं इसे इस बिल्डिंग से निकलवाना चाहती हूँ। वेड कहता है, तो ये खुद मुसीबत मोल ले रहा है। चिंता मत करो, मैं इसे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर देखता है, मेरी ठंडी सख्त नजरों से उसकी नजरें मिलती हैं और उसी पल उसका सारा घमंड गायब हो जाता है। वो देखने में कमजोर लगता है, जबकि मैं सालों से मेहनत मजदूरी करता आया हूँ। मेरा शरीर मजबूत है। अगर लड़ाई हुई तो नतीजा पहले से साफ है। वेड तुरंत अपना रवैया बदल लेता है और एक नर्वस सी मुस्कान दिखाते हुए कहता है, तुम आ गए। आज काम का दिन लंबा रहा होगा, जाकर आराम करो। सोफी गुस्से में बोलती है, तुम पीछे क्यों हट रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा वो मुझे कैसे घूर रहा था? क्या तुम सच में उसे डर रहे हो? वेड समझाने की कोशिश करता है, हनी, तुम गलत समझ रही हो। मैं डर नहीं रहा। हम समाज के एलीट हैं, खुश और सफल लोग। उस जैसे लोग हमेशा हमसे जलते रहेंगे। हम वही लोग हैं जिनकी जिंदगी अच्छी है। ऐसी सिचुएशन में पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। मैं अपनी सारी मोटी कंबल और जैकेट्स निकाल चुका हूँ। दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से सील कर देता हूँ और चुपचाप एपोकैलिप्स का इंतजार करने लगता हूँ। उस रात जो हवा पहले गर्म थी, उसमें अचानक बर्फीली ठंड घुसने लगती है।
आसमान से भारी भारी बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है और फिर बर्फ पागलों की तरह बरसने लगती है, जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। सिर्फ 30 मिनट में तापमान 30 डिग्री से गिरकर 0 डिग्री हो जाता है और लगातार नीचे जाता रहता है। उसी समय मेरे दिल में हल्की सी खुशी जागती है। मिडनाइट। आज के डेली चेक इन रिवॉर्ड्स ये हैं। पहला, 10,000 थर्मल सूट्स खास मटेरियल से बने जो -100 डिग्री तक की ठंड झेल सकते हैं। दूसरा, एक वायरलेस बैटरी पैक जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ काम करता है। तीसरा, 10,000 टेराबाइट का फ्लैश ड्राइव जिसमें हर फिल्म, शो और वीडियो मौजूद है। चौथा, एक ऐसा खरबूजा जो इतना मीठा है कि तुरंत डायबिटीज दे दे। कुछ पल सोचने के बाद मैं पहला ऑप्शन चुनता हूँ। तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है, गर्म रहना सबसे जरूरी है, लेकिन सच में क्या सिस्टम मजाक कर रहा है? 2 दिन से लगातार आखिरी ऑप्शन जोक ही क्यों होता है? जैसे ही मेरा चुनाव कंफर्म होता है, मैं ध्यान लगाता हूँ और एक काला थर्मल सूट मेरे हाथों में प्रकट हो जाता है। उसका कपड़ा कमाल का है, इतना मुलायम जैसे कॉटन और उतना ही स्मूथ जैसे कश्मीरी। मैं उसे पहन लेता हूँ और मेरी आंखें चमक उठती हैं। ये सिर्फ ठंड को रोकता नहीं, बल्कि खुद ही गर्मी पैदा करता है। मेरा चेहरा, हाथ, पैर सब खुले होने के बावजूद मुझे बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं होती। ऐसा लग रहा है जैसे बसंत का मौसम हो। खाना और गर्मी दोनों सुरक्षित होने के बाद मैं खिड़की के पास बैठ जाता हूँ और बर्फ को पूरे शहर को सफेद रंग में रंगते हुए देखता हूँ। अचानक नीचे से एक चीख सुनाई देती है। मैं तुरंत खिड़की की ओर भागता हूँ और नीचे झांकता हूँ और वहीं जम जाता हूँ। एक युवक का चेहरा दरारों से फट चुका है। उसकी त्वचा का हर हिस्सा उसी तरह की दरारों से भरा हुआ है। उसके आसपास खड़े लोग घबराकर भागने लगते हैं। 30 सेकंड के अंदर उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो जमीन पर गिरकर बिल्कुल शांत हो जाता है। मर चुका है और वो अकेला नहीं है। कुछ ही मिनटों में और भी लोगों के शरीर पर वही दरारें दिखने लगती हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स अफरा तफरी में बदल जाता है। मैं ध्यान से उन्हें देखने लगता हूँ। हर एक इंसान जो बर्फ में खेल रहा था, उसी के साथ ये हुआ है। क्या ये बर्फ जहरीली है? बर्फ के संपर्क में आने के 5 मिनट के अंदर दरारें बनती हैं और 30 सेकंड में मौत। अब सवाल ये है, क्या ये जहर एक इंसान से दूसरे में फैल सकता है? मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। क्रूर, इतने कम समय में नीचे 1 दर्जन से ज्यादा लोग मर चुके हैं। मैं अपना फोन खोलता हूँ। टॉक्सिक स्नो जैसे शब्द पहले ही ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। बिल्डिंग का ग्रुप चैट फट पड़ा है। कोई है? कृपया बच्चों को बचाओ। इस दुनिया को क्या हो गया है? ये बस अस्थायी है। मुझे पता है हमें बचा लिया जाएगा। क्या किसी के पास पानी या खाना है? मैं जितना कहो उतना पैसा दूंगा। समझदार लोग पहले ही समझ चुके हैं। ये कोई ऐसी आपदा नहीं है जो जल्दी खत्म हो जाएगी। सिर्फ 1 घंटे में बर्फ आधा मीटर तक जम चुकी है और रुकने का कोई नाम नहीं ले रही। मैं दरवाजे और खिड़कियां चेक करता हूँ, ये पक्का करने के लिए कि कहीं से भी बर्फ अंदर ना आ सके। फिर चैन की सांस लेकर लेट जाता हूँ। अगली सुबह ठीक 8 बजे मैं समय पर उठ जाता हूँ। मैं खिड़की के पास जाता हूँ और बाहर देखकर कुछ पल के लिए बस देखता ही रह जाता हूँ। कल रात की सारी लाशें पूरी तरह बर्फ के नीचे दब चुकी हैं। बर्फ इतनी जम चुकी है कि पहली मंजिल से भी ऊपर पहुंच गई है। तापमान गिरकर -30 डिग्री तक पहुंच चुका है। बस एक छोटी सी राहत है। अभी के लिए बर्फ गिरना रुक गई है, लेकिन ये कब फिर शुरू होगी कोई नहीं जानता। मैं अंदर की सुविधाएं चेक करता हूँ। कोई सरप्राइज नहीं। पानी, बिजली, गैस सब बंद हो चुके हैं। सिर्फ ठंड ही काफी डरावनी थी। अब ऊपर से ये सब भी खत्म। ऐसी ठंड में लोग बस मोटे कपड़े पहनकर किसी तरह टिके रह सकते हैं, लेकिन कितने लोग बच पाएंगे? आज बहुत से लोग ठंड से मरने वाले हैं, लेकिन मैं बिल्कुल शांत हूँ। मैं अंदर बैठकर हॉटपॉट खा रहा हूँ, गर्म चाय पी रहा हूँ और आराम से बिल्डिंग ग्रुप चैट स्क्रॉल कर रहा हूँ। एक रात की यातना के बाद चैट में कई आवाजें अब गायब हो चुकी हैं। जहर से मरे या ठंड से कहना मुश्किल है। बस कुछ इक्का दुक्का मदद के मैसेज बचे हैं और उनका भी कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं पूरा दिन घर के अंदर ही बिताता हूँ। फिर से मिडनाइट हो जाती है। अगले चेक इन का समय। आज के ऑप्शंस: पहला, एक गोल्डन डेजर्ट ईगल इन्फिनिट एमओ के साथ। दूसरा, पावर लेवल में 5 का इजाफा। तीसरा, एक खास स्लेज जो बर्फ और बर्फीली सतह पर बिना किसी रुकावट के फिसलती है। चौथा, एक ऐसा कोल्ड ड्रिंक जिसे पीकर तुम लगातार डकार लेते रहोगे। चौथा ऑप्शन फिर से पूरी तरह बेकार है। मुझे वो गोल्डन डेजर्ट ईगल चाहिए, लेकिन मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूँ। इन ऑप्शंस को देखकर लगता है रिवॉर्ड्स दोबारा भी आ सकते हैं, तो कोई जल्दी नहीं, बाद में भी ले सकता हूँ। जहां तक पावर लेवल का सवाल है, ये तो सही में साई-फाई जैसा लग रहा है। जैसे ही मेरा चुनाव कंफर्म होता है, मेरे शरीर में ताकत की एक जबरदस्त लहर दौड़ जाती है। मैं पास रखी मजबूत लकड़ी की टेबल पर मुक्का मारता हूँ। टेबल का कोना टुकड़ों में बिखर जाता है। मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराता हूँ। ये अपग्रेड हर चीज को बढ़ाता है, ताकत, सटीकता, फाइटिंग स्किल, सब कुछ। और सबसे खास बात, मेरे हाथ को जरा भी दर्द नहीं हुआ। 3 दिन और बीत जाते हैं। मैं अभी तक बाहर नहीं गया हूँ। बाहर बर्फ कभी गिरती है, कभी रुक जाती है। अब तो बर्फ लगभग मेरी खिड़की तक पहुंच चुकी है। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म होता है। गोल्डन डेजर्ट ईगल फिर से चेक इन में आ जाता है और उसके साथ एक पैसिव स्किल। हर गोली अपने आप निशाने पर लगेगी। तीसरे रिवॉर्ड के लिए
मैं कंसेंट हीट स्टोव चुनता हूँ। ये एक छोटे से कमल के फूल जैसा दिखता है, हथेली में फिट होने जितना छोटा, हल्की नीली रोशनी के साथ चमकता हुआ। इसे न चार्ज करने की जरूरत है, न ही किसी ईंधन की। ये अपनी अनंत ऊर्जा पर चलता है। इसे कमरे में रख दो और 3 मीटर के अंदर तापमान 26 डिग्री बना रहता है। लेकिन एक शर्त है, दीवारें इसकी गर्मी को रोक देती हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास ऐसे 10,000 हों तो कुछ को कमरे में फैला देने से ही काम बन जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ। क्या ये चीज मेरे थर्मल सूट को बेकार बना रही है? खैर, एक फायदा तो है, अब मैं घर पर आराम से नहा सकता हूँ। पहले दिन जो अनलिमिटेड फूड सप्लाई मिली थी उसमें गर्म पानी भी शामिल है। मेरे फोन में अभी भी थोड़ी बैटरी बची है। मैं देखता हूँ बिल्डिंग चैट में कोई सुझाव दे रहा है, सब लोग अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर सामान का आदान प्रदान करें। सच में ये आइडिया बुरा नहीं है। पार्किंग लॉट बाहर से जुड़ा हुआ है, लेकिन सारे एंट्रेंस बर्फ के नीचे दब चुके हैं। हर बिल्डिंग से इमरजेंसी सीढ़ियों के जरिए वहां पहुंचा जा सकता है। पूरा दिन अंदर बैठकर खाना खाना अब थोड़ा बोरिंग लगने लगा है। मैं नीचे जाकर देखने का फैसला करता हूँ। अंडरग्राउंड पार्किंग लोगों से भरी हुई है। मैं अंदाजा लगाता हूँ पूरे कॉम्प्लेक्स में 15 बिल्डिंग्स और 3,700 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ लगभग 600 लोग आए हैं। मतलब सिर्फ 5 दिनों में कितने लोग खत्म हो चुके हैं। हालांकि पूरी सच्चाई ये नहीं है। बर्फ रात में शुरू हुई थी, इसलिए बहुत से लोगों ने उसे छुआ ही नहीं। कई परिवारों के पास अभी भी घर में स्टॉक होगा, उन्हें अभी ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ लोग अजीब अजीब चीजों का सौदा कर रहे हैं। फोन के बदले पानी, सिगरेट के बदले नूडल्स, एक चिकन लेग के बदले दवाई। ज्यादातर लोग खाने और पानी के लिए मोल भाव कर रहे हैं। कुछ लोग बीमार रिश्तेदारों के लिए दवाई लेने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक गिरे तापमान ने कई लोगों को बीमार कर दिया है। ज्यादातर पानी की बोतलें जम चुकी हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करने पर पिघलकर पीने लायक हो जाती हैं। तभी मेरी नजर वेड और सोफी पर पड़ती है। उनके सामने सोना चांदी के गहने रखे हुए हैं। लगता है सोफी ने अपनी शादी के गहने तक निकाल दिए हैं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। लेकिन अब एपोकैलिप्स को कई दिन हो चुके हैं और यहाँ हर कोई जानता है सोना चांदी की अब कोई कीमत नहीं रही। पुरानी दुनिया में पैसे से सब कुछ मिल जाता था, लेकिन इस दुनिया में कोई उन्हें देखना भी नहीं चाहता। सोफी ऊपर देखती है और मुझे उसे देखते हुए मुस्कुराते पकड़ लेती है। लिफ्ट में कहीं मेरी बात उसके दिमाग में गूंजने लगती है। अगर भूख लगे तो आज रात मेरे पास आ जाना। क्या उसे पहले से पता था कि बर्फ आने वाली है? मैं उनके पास नहीं जाता, बस इधर उधर घूमता रहता हूँ। तभी मेरी नजर एक और महिला पर पड़ती है। उसकी फिगर और लुक्स सोफी जितने ही अच्छे हैं और मेरी आंखें चमक उठती हैं। वो एक कोने में अकेली बैठी है। उसके सामने सिर्फ महंगे बैग्स और मेकअप रखा है, बिल्कुल सोफी के गहनों की तरह, और कोई भी उन्हें खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। मैं उसे देखते हुए आसपास हो रही बातचीत को ध्यान से सुनता हूँ और धीरे धीरे कुछ जरूरी जानकारी जोड़ता हूँ। पहली बात, बर्फ में मौजूद टॉक्सिन सिर्फ सीधे स्किन कांटेक्ट से फैलता है, हवा से नहीं फैलता। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, वरना कोई भी खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी बात, कुछ लोग जो बहुत हताश थे उन्होंने ट्राई किया और पता चला कि अगर स्किन सीधे बर्फ को न छुए तो कम गहरी बर्फ में चलना संभव है। लेकिन समस्या ये है, पूरे कॉम्प्लेक्स में बर्फ पहले ही 3 मीटर से ज्यादा जमा हो चुकी है। अब कोई भी बाहर निकलकर सप्लाई नहीं ला सकता। कुछ लोग कारों को मॉडिफाई करके बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लगभग नामुमकिन है। इतनी बर्फ में एक खुदाई मशीन भी मुश्किल से चलेगी, तो आम कार की क्या बात। लोग कितने हताश हो चुके हैं, ये साफ दिखता है। तीसरी बात मुझे रोक देती है। जिन लोगों की मौत टॉक्सिन से हुई है उनकी आंखों की पुतलियां ग्रे सफेद हो गई हैं और उनके शरीर भयानक तरीके से मुड़े हुए पाए गए हैं, देखने में बहुत डरावना। क्या ये सब लाशें जंबी में बदल सकती हैं? जितना सोचता हूँ उतना ही ये संभावना सही लगती है। अगर मौसम गर्म हुआ और ये शरीर पिघले तो इनके वापस उठने का खतरा है। लगता है आगे अगर चेक इन में पावर लेवल अपग्रेड मिले तो उसे जरूर लेना चाहिए। जितना मजबूत मैं रहूंगा उतना ज्यादा मेरे बचने के चांस होंगे। तभी एक महिला मेरे पास आती है। हैंडसम, ये सब हाई एंड डिजाइनर बैग्स हैं, इन पर काफी पैसा लगा है। क्या मैं इन्हें खाने के बदले ट्रेड कर सकती हूँ? अब ये सब बेकार हो चुका है। क्या तुम्हारे पास कुछ सच में काम का है? जूलिया का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो जाता है। वो जानती है डिजाइनर बैग्स अब किसी काम के नहीं हैं। सब लोग भूखे हैं। फैशन की अब कोई वैल्यू नहीं बची। वो अकेली रहती है, कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसी दुनिया में उसके पास सिर्फ एक ही चीज बची है देने के लिए, लेकिन वो अभी उस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं है। ये लो। वो झिझकते हुए अपनी जेब से काला प्लास्टिक बैग निकालती है। मैं उसे लेता हूँ और वजन महसूस करता हूँ। मैं खोल कर देखता हूँ, अंदर अलग अलग साइज के पोर्टेबल चार्जर्स भरे पड़े हैं। वो मुझे हैंडसम कहती है, लेकिन उसके दिमाग में मैं सिर्फ एक चार्जिंग स्टेशन हूँ। मैं बैग वापस उसकी तरफ फेंक देता हूँ। इन्हें वापस रखो। मैं उसे सीधे मना कर सकता था, लेकिन मैं अलग रास्ता चुनता हूँ। मैं जेब से एक ब्रेड रोल निकालता हूँ और उसके सामने धीरे धीरे हिलाता हूँ। खाना चाहिए? मेरे पास आ जाओ। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, फिर मुड़कर चला जाता हूँ। जूलिया अपने होंठ काटती है, उलझन में है।
एक दूसरी दुनिया में। वो शायद उसे देखती भी नहीं, लेकिन अब उसे वही इंसान बुला रहा है। गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं। मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, अगला टारगेट ढूंढते हुए। सिर्फ 2 मिनट बाद 3 बड़े आदमी बिल्डिंग 7 की सीढ़ियों से बाहर निकलते हैं, हाथों में कुल्हाड़ियां लिए। उनका लीडर ड्रेक है, मजबूत शरीर, सख्त चेहरा। चलो सब कुछ ले लो। वो सीधे एक स्टॉल पर टूट पड़ता है। वहां एक 70 साल की बूढ़ी महिला थी, उसके पास सिर्फ एक कैन था। ड्रेक उसे छीन लेता है। वापस करो, वो मेरा है। बूढ़ी महिला उसका हाथ पकड़ लेती है, रोते हुए। ड्रेक की आंखों में ठंडा गुस्सा आता है। वो कुल्हाड़ी उठाता है और नीचे गिरा देता है। महिला बिना आवाज के गिर जाती है। उसने उसे मार दिया, कोई चिल्लाता है। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है, सब भागने लगते हैं। मुझे चिंता नहीं है, मेरे पास पावर अपग्रेड है। ये लोग मेरे सामने कुछ नहीं, लेकिन मैं लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। मैं भागती भीड़ के साथ धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौट जाता हूँ। अब हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। ड्रेक चिल्लाता है, चलते रहो। उसके आदमी और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। जो मिलता है उठा लेते हैं। जूलिया ये देखकर तुरंत भाग जाती है, अपना बैग भी छोड़ देती है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसका आईडी कार्ड गिर चुका है। वेड सोफी का हाथ पकड़कर भागता है, लेकिन जो लोग कभी लड़ना नहीं जानते वो जल्दी गिर जाते हैं। सोफी के पैर जवाब दे देते हैं। वो उठ नहीं पाती। उठो, वेड खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भी ताकत खत्म हो चुकी है। वो देखता है ड्रैक को आता हुआ चेक और चिल्लाता है, तुम यहीं रुको, मैं मदद लाता हूँ। वो उसका हाथ छोड़ देता है और भाग जाता है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। सोफी हैरान रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था उसका नया पति उसे ऐसे छोड़ देगा। ड्रैक करीब आता है और वो रोने लगती है। मैं उसके पास जाता हूँ और उसे उठाता हूँ। वो मेरा टारगेट है, अभी उसे गायब नहीं होने दे सकता। सोफी मेरे हाथ की ताकत महसूस करती है और ऊपर देखती है। मुझे देखकर उसके अंदर कुछ हलचल होती है। दूसरी तरफ ड्रैक और उसके आदमी लूट जारी रखते हैं। कुछ ही देर में उनके पास काफी सामान इकट्ठा हो जाता है। उनकी प्लानिंग साफ थी, अचानक हमला करो, लोग भागेंगे, सब छोड़ देंगे। और वही हुआ, कोई भी नहीं लड़ा। ड्रैक सोचता है ये सामान कुछ दिनों तक चलेगा, फिर और चाहिए होगा। तभी एक आदमी उसके पास आता है, हाथ में एक आईडी कार्ड लेकर। बॉस, ये मिला है। ओह, लड़की है। आईडी में नाम है जूलिया, लेकिन यूनिट अभी पता नहीं। कोई बात नहीं, पहले खाना ले चलते हैं। मैं सोफी को लेकर स्टेयरवेल का दरवाजा ब्लॉक करता हूँ और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता हूँ। 501। सोफी तब जाकर होश में आती है जब वो अपना घर देखती है। सोफी मेरे हाथ से खुद को छुड़ा लेती है और दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगती है। वेड, दरवाजा खोलो। खुद को मर्द कहते हो? अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गए और अब दरवाजा बंद करके छुपे बैठे हो। उसकी आवाज टूटने के कगार पर है, गुस्से और दर्द से भरी हुई। मैं हल्की मुस्कान के साथ अपने दरवाजे पर टिक जाता हूँ और पूरा सीन देखने लगता हूँ। अंदर से वेड कांपता हुआ सब सुन रहा होता है। वो धीरे धीरे पीपा होल के पास जाता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि बाहर सिर्फ हम दो ही हैं, तभी हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। सोफी, तुम ठीक हो ना? अंदर आ जाओ, वो लोग वापस आ सकते हैं। सोफी तुरंत भड़क जाती है। तुम किस तरह के आदमी हो वेड? तुम्हारे वादे कहाँ गए? जैसे ही खतरा आया तुम मुझे छोड़कर भाग गए। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे इंसान से शादी कर रही हूँ। वो मुझे वहां खड़ा देखकर थोड़ा रुकता है। वेड का चेहरा कड़क हो जाता है। सोफी, मेरी बात सुनो। मैं डर कर नहीं भागा था, मैं मदद लाने गया था, लेकिन कोई नहीं मिला। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं वापस आकर कुछ हथियार लेने आया था। मैं तुम्हें बचाने ही आ रहा था। तुम भरोसा करो। सोफी तुरंत जवाब देती है, तो फिर दरवाजा क्यों बंद किया? वेड के पास कोई जवाब नहीं होता। सोफी आगे बोलती है, घर में अब कुछ भी खाने पीने को नहीं है। मेरा गोल्ड ब्रेसलेट भी वहीं खो गया। अब हम क्या करेंगे? मैं अब भी इतनी जवान हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ भूख से मर जाऊंगी? जैसे जैसे वो बोलती है उसकी आवाज और टूटती जाती है। वो रोने लगती है, पूरी तरह टूट चुकी। सोफी ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा बेबस महसूस नहीं किया था। वेड भी उतना ही खोया हुआ है। जो इंसान खुद को एलीट समझता था आज पूरी तरह बेकार साबित हो चुका है। तभी वेड की नजर मुझ पर पड़ती है, जो अब भी शांति से देख रहा हूँ। उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है, ये आदमी इतना फिट क्यों लग रहा है? इसके चेहरे पर भूख का कोई निशान ही नहीं है। दोस्त, तुम्हारे पास खाना है? मैं शांत होकर जवाब देता हूँ, हाँ, बहुत सारा है। अच्छा, क्या तुम हमारे साथ शेयर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी जेब से कोक निकालता हूँ, उसका ढक्कन खोलता हूँ और एक लंबा घूंट लेता हूँ, फिर संतुष्टि से डकार लेता हूँ। सर्दी के बीच भी ठंडी कोक का मजा अलग ही है। वेड और सोफी गुस्से से भर जाते हैं और मुझे ये देखकर हल्की हंसी आ जाती है। एपोकैलिप्स से पहले तुम लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे और अब मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूँ। वेड अचानक मुस्कुराने की कोशिश करता है। हम पड़ोसी हैं और पड़ोसी तो दूर के रिश्तेदारों से भी करीब होते हैं। थोड़ा खाना शेयर कर दो और जब ये सब खत्म होगा मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दूंगा। 6,000 नहीं, 8,000 महीना। मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। ये आदमी अभी भी समझ नहीं पाया है कि दुनिया बदल चुकी है। मैं तली हुई चिकन निकालता हूँ और एक बाइट लेता हूँ, कोक के साथ फ्राइड चिकन। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। दोनों उसे घूरते रह जाते हैं, जैसे सांस अटक गई हो। सोफी हिम्मत करके बोलती है, हम खरीद लेते हैं, पैसे दे देंगे। मैं धीरे से पूछता हूँ, तुम्हें बाहर की हालत का अंदाजा भी है? तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं नजरें धीरे धीरे सोफी पर टिकाता हूँ। सीधी बात है, मेरा घर गंदा है, मुझे कोई चाहिए जो इसे साफ करे। मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ, मेरी मेड के रूप में। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मेरी जरूरतें संभालनी होंगी। बदले में 3 टाइम खाना और एक ब्रेड रोल प्लस पानी रोज मिलेगा। सोफी तुरंत भड़क जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं समाज की एलीट हूँ और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी नौकरानी बनूं?
कभी नहीं, मैं शांत रहता हूँ। ठीक है, फिर मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। मेरे पास खाना है, पानी है और गर्मी भी। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ जितना भी समय लगे।